गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मिसिज नम्रता गुप्ता, आपकी हिंदी अध्यापिका, आज आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। बेटा, यह चित्र ध्यान से देखिए। इस चित्र में शिक्षिका खड़ी हुई हैं और ये बच्चे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स। तो ये शिक्षिका अपने मन के भाव कुछ इन्हें बता रही हैं, व्यक्त कर रही हैं। अब इस चित्र में देखिए, शिक्षिका खड़ी हुई हैं और यह लिखकर कुछ बच्चों को पाठ के बारे में बता रही हैं। अब यह तीसरे चित्र के बारे में देखिए कि पुलिस वाला इशारे से समझा रहा है कि बाएं जाना है, सीधे जाना है या दाएं जाना है। इस प्रकार हमने आपको सभी चित्र दिखाए। तो ये चित्र कौन से हैं? यह मौखिक चित्र हैं। यह शिक्षिका मुख के द्वारा बता रही हैं। यह लिखित लेखन द्वारा शिक्षिका बता रही हैं। और यह सांकेतिक चित्र है। वैसे सांकेतिक चित्र का प्रारूप ज़्यादा नहीं होता है, यह बस थोड़ा सूक्ष्म रूप से होता है। इसके बारे में जो थोड़ा बहुत ज्ञान समझता है वही समझ सकता है, जिसको इसकी नॉलेज है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, यह जो चित्र देखे हमने तीनों, तो इस तीनों चित्रों के माध्यम से क्या प्रकट हुआ? भाव। तो इस भाव जो प्रकट हुआ, इसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो इसलिए आज हम आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले इस चैप्टर में आपको भाषा के बारे में जानेंगे, फिर भाषा के रूप, उसके बाद लिपि, फिर व्याकरण को जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से सोचते हैं और जो भी सोचते हैं और अपने मन के भावों, विचारों को व्यक्त करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर वह लिखकर भी मन की बात को स्पष्ट करते हैं। इन दोनों का मूल आधार भाषा है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। इसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। अतः भाषा की परिभाषा है, भाषा जिस विचारों का आदान प्रदान है। अब मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ, समझाना। ध्यान से सुनिए। सुनैना काव्य पाठ प्रतियोगिता में प्रथम आई। उसने आरोह अवरोह के साथ बोलकर कविता पाठ किया। आरोह अवरोह आपने मैथ में पढ़ा होगा, डिसेंडिंग और असेंडिंग, उतार चढ़ाव, जिसे सुनकर सब बहुत प्रसन्न हुए। उसके प्रथम आने की खबर समाचार पत्रों में भी छपी, जिसे पढ़कर उसके दादाजी तो फूले नहीं समाये। अब आगे देखते हैं। अब ध्यान से सुनिए। सुनैना ने कविता सुनाई, तो कैसे सुनाई? बोलकर। सब खुश हुए, तो जो कविता उन्होंने सुनाई थी तो उसको सुनकर सब खुश हुए। समाचार पत्र में खबर छपी, पत्र में जो खबर छपी वो कैसे छपी? लिखकर। दादाजी ने जाना, जो वो पत्र छपी थी तो उसको दादाजी ने पढ़ा, तो कैसे? पढ़कर। तो अतः हम कह सकते हैं बोलकर और सुनकर प्राप्त की गई जानकारी मौखिक होती है। जैसे मैंने आपको ये चित्र के माध्यम से बताया था कि अध्यापिका बोल रही हैं, बच्चे सुन रहे हैं, तो ये क्या है? बोलकर और सुनकर प्राप्त की गई जानकारी मौखिक है। इस वाले चित्र में बताया कि अध्यापिका लिख रही हैं, है ना? तो लिखकर और पढ़कर प्राप्त की गई जानकारी लिखित होती है। जैसे अध्यापिका लिख रही हैं और बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, तो ये कौन सी हुई? लिखित हुई। तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं? भाषा कह सकते हैं। अतः मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। भाषा के कितने अंग होते हैं? भाषा के 2 अंग होते हैं, जो मैंने आपको अभी बताए थे, मौखिक और लिखित। मौखिक ये अध्यापिका कर रही हैं और लिखित लेखन द्वारा। तो मौखिक भाषा के रूप में हम जानते हैं मौखिक भाषा मुख से बोलकर अपने मन के भावों को प्रकट करना तथा सुनकर दूसरे के भावों को समझना मौखिक भाषा कहलाता है।
अब हम मौखिक भाषा के उदाहरण देंगे। भाषण देना, जैसे कोई भी आप देखते हो नेता भाषण देता है ना, तो वो अपनी बात सुनाता है। गाना गाना, सिंगर गाना गाता है, और उन सब बातों को हम सुनते हैं। रेडियो सुनना, रेडियो से आवाज़ आती है, वो भी हम सुनते ही हैं। तो ये सब मौखिक भाषा के रूप हैं। लिखित भाषा, लिखित भाषा अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करना तथा दूसरे के मन के भावों को पढ़कर समझना क्या होता है, लिखित भाषा होती है। जैसे जब बच्चा प्रथम विद्यालय गया तो अच्छा, लिखित भाषा के उदाहरण पत्र, समाचार पत्र, पुस्तकें आदि। और एक मातृभाषा भी होती है। बच्चे का प्रथम विद्यालय उसका घर परिवार होता है। अतः बच्चा जो भाषा अपने घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखता है उसे हम क्या बोलते हैं, मातृभाषा बोलते हैं। बोली और उपभाषा और भाषा एक सीमित क्षेत्र में बातचीत में प्रयुक्त होने वाली भाषा के स्थानीय रूप को जो है बोली कहते हैं। बोली का कोई भी लिखित रूप नहीं होता है। बोली में थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही अंतर आ जाता है। जैसे हमारे शहर की कुछ है, दूसरे शहर की दूसरी है, कुछ किलोमीटर के बाद अंतर्गत आ जाता है। लोकगीत और लोक कथाएं बोली की ही देन है। जो हम ये कोई फंक्शन होता है उसमें जो घर पर गाने गाते हैं तो वो सब बोली की ही देन है, अपनी अपनी भाषा में सब गाते हैं। आपने देखा होगा जो पंजाबी हैं वो पंजाबी भाषा में गाते हैं, है ना, जो हिंदू हैं वो हिंदी भाषा में गाते हैं, तो अपनी अपनी भाषा के अंतर्गत गाते हैं। बोली का कुछ विस्तृत क्षेत्र में बोला जाने वाला रूप जिसमें कुछ साहित्य भी लिखा जाए उसे उपभाषा कहते हैं। जैसे मैथिली है, ब्रज है, अवधी भाषा है। तो 14 सितंबर सन 1949 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा का स्थान दिया गया है। तो अब हम आपको बताते हैं, जो हमने ये बताई भाषाएं बताई ना, तो भाषाएं भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। जो आप तालिका से समझ पा रहे हैं, हिंदी, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला, मलयालम, कन्नड़, कोंकणी, संस्कृत, नेपाली, संथाली, डोगरी, मणिपुरी, बोडो, मैथिली। तो अतः हम क्या कह सकते हैं भाषा को, भाषा के बारे में हम 4 लाइनें आपको सुनाते हैं। मैं कहती हूँ तुम सुनना, मैं लिखती हूँ तुम पढ़ना, इसको ही भाषा कहते हैं, याद सदा यह रखना। अब हम जानेंगे लिपि यानी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट किसे कहते हैं, किस किस भाषा की होती है। पहले लिपि, लिपि किसे कहते हैं, सभी भाषाओं को लिखने का अलग अलग विधि या ढंग किए गए हैं। तो अतः लिपि किसी भाषा को लिखने के लिए चिन्हों की ज़रूरत होती है, उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि जो है एक स्क्रिप्ट है। किस किस भाषा की होती है, पहले लिपि किसे कहते हैं, तो यह सभी भाषाओं को लिखने का अलग अलग विधि या ढंग किया गया है, तो वह क्या कहता है, लिपि कहलाता है। तो जैसे हम कह सकते हैं हर भाषा के अपने किसी भाषा को लिखने के लिए चिन्हों की ज़रूरत होती है, उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। मौखिक रूप से की गई ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो अब मैंने आपको ये जो तालिका है इसके द्वारा बताती हूँ, हर राज्य की अपनी अपनी लिपि होती है, भाषा भी अपनी होती है मैंने जैसे बताया, और लिपि भी होती है। जैसे पंजाब राज्य है तो पंजाब की पंजाबी भाषा होगी और लिपि होगी गुरमुखी। जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर की उर्दू भाषा होगी और लिपि होगी फारसी। असम है, असम की असमिया भाषा है और असमी लिपि है। उड़ीसा की उड़िया भाषा है और उड़िया ही लिपि है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु भाषा है और तेलुगु ही लिपि है। केरल की मलयालम भाषा है और मलयालम ही लिपि है। बंगाल की बंगला भाषा है और बंगाली लिपि है। तमिलनाडु की
तमिल भाषा है और तमिल लिपि है। कर्नाटक की कन्नड़ भाषा है और कन्नड़ी लिपि है। अंग्रेजी अंग्रेजी की रोमन लिपि है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। अब हम जानते हैं व्याकरण के बारे में। वर्णों, वाक्यों, शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना या लिखना जो आता है वह व्याकरण के अंतर्गत आता है। अतः व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। भाषा के शुद्ध प्रयोग को जानने के लिए हमें कुछ नियमों को जानने की आवश्यकता होती है। ये सभी नियम हमें व्याकरण द्वारा ज्ञात होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि। सभी के निश्चित नियम हमें ज्ञात होने चाहिए। अब जैसे मैं आपको शुद्ध और अशुद्ध रूप बता रही हूँ, जैसे मैं बाजार को जाता हूँ, तो ये क्या हुआ, अशुद्ध रूप हुआ, बाजार को। और इसका शुद्ध करते हैं हम, मैं बाजार जाता हूँ। को का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए शुद्ध में आता है मैं बाजार जाता हूँ, यह शुद्ध रूप हुआ। अब व्याकरण के अंग, व्याकरण के कितने अंग होते हैं, 4। वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 पद विचार, नंबर 4 वाक्य विचार। तो आज हमने क्या जाना, भाषा, लिपि और व्याकरण। धन्यवाद।